रेत समाधि। ये कहानी है माँ की। ये कहानी है बेटी की। ये कहानी है बेटी की जो माँ बन जाती है, माँ की जो बेटी बन जाती है। ये कहानी है औरत की। औरत हो और कहानी ना हो। ये कहानी है औरत की हदों की और उसकी सरहदों की। ये कहानी है औरत द्वारा तोड़ती हुई सरहदों की। पूरी किताब सरहदों को ही तोड़ती है। घर की देहरी को, धर्म, जाति, लिंग के सरहदों को तोड़ती है और अंत में ये देश की सरहद को भी तोड़ती हुई पार चली जाती है। ये कहानी है मुक्ति की। ये कहानी है मुक्ति की चेतना की। इस पुस्तक में कहानियों में ही कहानियां हैं। इस पुस्तक में एक वृद्धा है जिसके साथ कहानी शुरू होती है, जिसके पति मर गए रहते हैं और उसके मरने के बाद वो वृद्धा भी लगभग मृत प्राय ही रहती है। उसका बड़ा बेटा और उसकी बहू उसको समझाते हैं कि आप अपना जिंदगी जियो, लेकिन वो नहीं जी पाती है। वो हमेशा दरवाजे से चिपके रहती है और वो जीना ही नहीं चाहती है। लेखिका लिखती हैं कि ऐसा लगता है जैसे पिता ही उसके पालक थे, जो उनके चले जाने के बाद अब उसके पालक करता कोई नहीं है। वृद्धा के साथ साथ कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन वृद्धा गायब हो जाती है। इनका नाम है चंदा, जो कि कहानी के बाद में पता चलेगा आपको कि चंदा नाम है या चंद्रप्रभा नाम है। एक दिन वो चली जाती है और गायब हो जाने पर जो हाहाकार मचता है तो उससे बहुत परेशानी होती है। फिर उस वृद्धा की बेटी आती है और बेटी उसको अपने घर ले जाती है। बेटी अपने यहां उसको ले जा करके अच्छे से रखने लगती है। अब ये बेटी कौन है? बेटी वो है जिसका किसी भी स्थापित संस्थान में भरोसा नहीं है। वो मानकों को तोड़ती है, परंपराओं को तोड़ती है और वो मुक्त जीवन जीती है। और शायद इसलिए उसका उसके बड़े भाई और उसके घर में उतने अच्छे तरीके से स्वागत नहीं होता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार जी रही है। और शायद इसी स्वभाव और इसी सरहद को तोड़ने का परिणाम ये होता है कि उसको असफल प्रेम और असफल वैवाहिक जीवन का सामना करना पड़ता है। लेकिन बेटी अपने स्वभाव के अनुसार जीते जाती है। बेटी माँ को अपने घर ले जाती है और माँ उसके यहाँ रहने लगती है। धीरे धीरे माँ धूप में आती है, चाय पीती है, कॉफी बनाती है और माँ धीरे धीरे खिलने लगती है। खिलने लगती है और खेलने लगती है। अब बेटी माँ बन जाती है और माँ बेटी बन जाती है। अब बेटी माँ को बेटी की तरह रखती है और माँ अपनी समस्याएं दिखाती है कि देख मेरे मस्से निकल रहे हैं और ये मस्से अब अच्छे नहीं लगते हैं। वो बुढ़िया अब अपने यौवन की तरफ जा रही है या बचपन की तरफ जा रही है, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो अब सतर्क होते जा रही है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है रोजी की। रोजी की जो थर्ड जेंडर है और जिसे घर के बच्चे बुआ कहते थे, वो बचपन से ही उनके घर आती रहती है। रोजी आने लगती है और चंदा, जो वृद्धा का नाम है, चंदा उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। बेटी को अच्छा नहीं लगता है, हालांकि बेटी मुक्त ख्याल की थी और उसको लगता है कि ये चंदा के पास रोजी क्यों आती है। फिर वो अपने आप को समझाती कि नहीं, इस घर में तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। रोजी रोज आने लगती है और माँ उसके साथ घुलने मिलने लगती है, बाहर टहलने लगती है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन रोजी गायब हो जाती है। रोजी के गायब होने के बाद माँ बेचैन हो जाती है कि आखिर रोजी कहाँ गई, रोजी कहाँ गई आखिर। सब लोग रोजी को खोजने लगते हैं और रोजी मरी हुई मिलती है। माँ फिर से मृतप्राय हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो फिर से उसका जो प्रेम है वो फिर से धाराशायी हो गया, उसका जो अवलंब है वो फिर से टूट गया है। माँ फिर से सिकुड़ने लगती है। अचानक से एक दिन
पूछा जाता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? कहती है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूं। पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हो? तुम ऑस्ट्रेलिया चलो जहां तुम्हारा पोता रहता है, तुम सिंगापुर चलो, कहीं दूसरी जगह चलो, हम तुम्हें ले चलेंगे। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं, मुझे पाकिस्तान जाना है। बेटा किसी भी तरीके से पासपोर्ट का जुगाड़ करता है, पर वीजा नहीं लगा पाता। बिना वीजा के बेटी और मां पाकिस्तान चले जाते हैं। क्योंकि दोनों मुक्त स्वभाव के हो चुके हैं, अब दोनों हदों और सरहदों से परे हो गए हैं। पाकिस्तान जाकर के वहां पर कई तरह के प्रश्न होते हैं उस वृद्धा से। वो वृद्धा सारे प्रश्नों का उत्तर देती है और बिल्कुल उस तरह से चुहल करती है जिस तरह से कोई छोटी बच्ची अपने घर आ जाती है, या फिर कोई दुल्हन जब मायके आती है तो चुहल करती है। बिल्कुल उसी तरीके से चुहलकदमी करने लगती है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी वृद्धा थी और कभी वो मृतप्राय थी। बेटी पूछती है, माँ आप चलो अब घूमना हो गया पाकिस्तान, तुमने सब कुछ देख लिया। तो कहती है कि नहीं, मुझे अनवर से मिलना है। अनवर कौन है? अनवर कौन है? अनवर चंदा का शौहर रहता है। चंदा का शौहर रहता है, लेकिन विभाजन के बाद अनवर से चंदा का विछोह हो जाता है। अनवर उस पार रह जाता है और चंदा इस पार चली आती है। चंदा चंद्रप्रभा बन जाती है। अनवर को खोजते खोजते चंदा वहां चली जाती है। रेत के उस पार से वो आई थी, फिर रेत के उस पार चली जाती है अनवर की तलाश में। इस बीच कहानी में एक समानांतर एक मूर्ति है, जो बुद्ध की मूर्ति है, जो शुरू से ही चंदा के पास रहता है। जो वृद्धा है उसका नाम चंदा है, वो शुरू से ही उसके पास रहती है। वो उस मूर्ति को अपने पास संभाले रखती है। इसका रहस्य बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है, पर जब बेटी उसके पास जाती है और कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये अनवर की निशानी है, और कहानी आगे बढ़ती है। फिर बीच में वो पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा पूछताछ, बिना वीजा के कैसे आ गए, फिर कई तरीके के सवालात, जो सरकारी सवालात होते हैं, उससे जूझती है अम्मा, और आखिरकार अनवर से मुलाकात होती है। अनवर से जब मिलती है तो कहती है कि अनवर, न तुमने मुझे खोजा न मैंने तुम्हें खोजा, और तुम मुझे खोजते भी तो कैसे खोजते, मैं भी तुम्हें खोजती तो कैसे खोजती। उस तंबू में मैं खोजती रही लेकिन तुम मिले नहीं। अनवर, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर दो। अनवर जो उस समय कोमा में रहता है, उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माफी। और कहानी आगे बढ़ती है। अनवर से इस मुलाकात के बाद क्या अम्मा भारत आती है? क्या अम्मा की रेत समाधि वही बन जाती है, या रेत लेकर वो समाधि लगाने भारत आ पाती है? इसको जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए कम से कम आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। और ये किताब इस तरीके से आपको बांधे रखेगी कि आपको इससे उठने का मन ही नहीं करेगा। कुछ संवाद इस किताब से मैं आपको सुनाता हूं। ए बताओ कि किरदार वही क्यों जो है? किरदार क्या है? किरदार के बारे में। गरीब के घर में धन का किरदार, बदसूरत के जीवन में सुंदरता का, भारत में पाक और अमेरिका, खलनायक और नायक, अंधे का मुख्य किरदार आंख और लंगड़े का टांग, निगरी के जीवन में घर किरदार, बेरोजगार के जीवन में नौकरी, उड़ी नींद के जीवन में सोती, और बस करना चाहे हो तो बस देख लो कि हर किसी के जीवन में जो नहीं है वही असली किरदार है। इसलिए इस बेटे के जीवन में हंसी का किरदार है।
मैंने मोटी मोटी कहानी आपको सुनाई है। इस कहानी में प्यार है, मनुहार है, टकराव है। इस कहानी में पति पत्नी की लड़ाई है, ननद भौजाई की शीत युद्ध है। एक जगह लिखती है लेखिका कि पति जो अपनी पत्नी को डार्लिंग कहा करता था, और वो उस डार्लिंग का डी डफर बन गया है। पत्नी कई बार चाहती है कि अपने पति से प्रेम करे, पर उसे लगता है कि ये असहज हो जाएगा, हम दोनों असहज हो जाएंगे, क्योंकि सालों से वो लड़ते आए हैं। तो अगर वो प्रेम की शुरुआत करे भी तो कैसे करे। तो कहानी में मां बेटी का प्रेम, पत्नी का पति से, ननद का भौजाई से, और बड़े बेटे का। लेखिका लिखती है कि बड़े बेटे अक्सर बाप हो जाते हैं, बाप के नहीं रहने के बाद बड़े बेटे अक्सर बाप हो जाते हैं, जो ओढ़ लेते हैं बाप की वो गंभीरता, वो क्रोध, और उन्हें शायद कुछ ढंग से कहना भी नहीं आता, छुपाए रखते हैं अपनी भावनाएं। बड़े बेटे ऐसे हो जाते हैं, शायद बड़े बेटों के नसीब में ही ऐसा है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब वो पाकिस्तान पहुंची रहती हैं, तो उनसे पुलिस वाला कहता है कि अम्मा तुम सरहद वरहद को नहीं मानती। तो अम्मा क्या कहती है उसको सुनना बहुत जरूरी है। सरहद, जानते हो सरहद क्या होती है? बॉर्डर। क्या होता है बॉर्डर? वजूद का घेरा होता है, किसी शख्सियत का टेक होता है, कितनी ही बड़ी कितनी ही छोटी, रुमाल की किनारी, मेजपोश का बॉर्डर, मेरी दोहर की सिमटती कढ़ाई, आसमान की सरहद, इस बगिया की क्यारी, खेतों की मेड़, इस छत की मुंडेर, तस्वीर का फ्रेम। सरहद तो हर चीज की है। सरहद बंद नहीं करती, सरहद खोलती है, आकार बनाती है, किनारा सजाती है। किनारी का इस तरफ भी खिल जाता है और उस तरफ भी। नक्काशी कर लो, बेल बूटी टिमका दो, असली नगीने लगा दो। क्या है बॉर्डर? वजूद को उभारता, ताकत देता, न की चीरता। बॉर्डर पहचान बढ़ाता है, जहां दो तरफ मिलते हैं और दोनों तरफ खिलते हैं। बॉर्डर उनके मिलने को सजाता है। पूरी किताब आपको हदों और सरहदों से पार ले जाएगी। रेत से शुरू हुई और रेत समाधि लगाएगी। एक बार इस किताब को आप जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में हम एक नया सेगमेंट लेकर आएंगे, जिसमें हम किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। किताबें होंगी, कहानियां होंगी, कविताएं होंगे, हम होंगे और आप होंगे।